Good morning, class. We are going to continue this first chapter in history, that is rise of nationalism in Europe. Today we will start the topic Italian unification. In the earlier video we had talked about the German unification, how Otto and Bismarck unified Germany and Kaiser William I was elected as the first emperor of Germany. Now we will discuss about Italian unification. Italy was also a country which was divided into several dynasties. It was splitted, it was divided into several dynasties. The main, there were 7 states in Italy, 7 states. Main of them was Sardinia Piedmont. Sardinia Piedmont was the main state of Italy, as it was ruled by an Italian king. There were many states like Venetia, Lombardy, but most of those states were ruled by the ruler of another country. But Sardinia Piedmont was the area which was ruled by an Italian king who belonged from Italy, and that king was named as Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II was the ruler of Sardinia Piedmont. So he was in the favor of Italian unification, as he wanted that Italy should unify and he should become the king of the unified Italy. क्यों यूनिफाइड इटली का वो किंग बनना चाहता था? क्योंकि वो खुद एक इटालियन था और वो उसको ये मालूम था कि यदि इटली यूनिफाई होगा तो मुझे को किंग बनाया जाएगा, क्योंकि मैं एक इटालियन हूँ। ठीक है, बाकी सारे जो भी डायनेस्टीज में जो भी स्टेट्स इटली के दूसरे डायनेस्टीज का हिस्सा थे, वो सारे स्टेट्स जो थे वो किसी दूसरे देश के राजा के द्वारा रूल किए जा रहे थे और उसमें कोई कॉमन कल्चर नहीं था। इटालियंस वहाँ रहते जरूर थे, लेकिन उनके ऊपर रूल करने वाला किंग जो था वो इटालियन नहीं था। सिर्फ सर्दिनिया पिडमॉन्ट का रूलर जो था वो इटालियन था, और वही एक मोटिवेशन था ये साथ, क्योंकि जरूरी जो भी इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे उनके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा सपोर्ट उन्हें मिले जो पावरफुल हो। सर्दिनिया पिडमॉन्ट का रूलर था जो इनको इटालियन रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करता था। कौन से मेन रेवोल्यूशनरीज थे जिनको हम श्रेय दे सकते हैं इटालियन यूनिफिकेशन का? 2 मेन रेवोल्यूशनरीज थे, एक थे गुज़ेप्पे मज़ीनी और दूसरे थे गुज़ेप्पे गरिबाल्डी। गुज़ेप्पे गरिबाल्डी और गुज़ेप्पे मज़ीनी, ये 2 रेवोल्यूशनरीज मेन थे जिन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इटालियन यूनिफिकेशन। इसके अलावा जो विक्टर इमैनुअल II के चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था काउंट कैमिलो टेरो। काउंट कैमिलो टेरो, ये एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन में हेल्प की। तो जो नॉर्थ पार्ट था इटली का वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर द्वारा रूल किया जाता था। सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप जो है वो, क्योंकि सेंट्रल एरिया में पड़ता था रोम, और आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी का जो मेन कह सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स के मक्का मदीना होता है, वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए रोम या रोमन कैथोलिक चर्च ये उनके लिए पवित्र स्थल है। ठीक है, और यहाँ का जो हेड होता है उसे कहते हैं पोप। तो पोप, क्रिश्चियनिटी के लोग सब पोप की बात मानते हैं। तो सेंटर जो इटली की सेंटर और रोम जो आपको मालूम है इटली में पड़ता है, तो इटली के जो सेंटर का एरिया वहाँ पे रोम पड़ता है, वहाँ पे जो रूल करता था वो पोप रूल करता था। ठीक है, और सदर्न रीजन में अदर डोमिनेशन ऑफ बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, और जो साउथ इटली था या सदर्न इटली था वो स्पेन के किंग्स के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, इटालियन लैंग्वेज कॉमन थी, लेकिन इटालियन लैंग्वेज हर जगह नहीं बोली जा सकती थी, क्योंकि कुछ एरियाज में जो रूलर्स थे वो दूसरे डायनेस्टी से थे। ठीक है, तो अब गुज़ेप्पे मज़ीनी ने क्या किया? गुज़ेप्पे मज़ीनी ने प्लानिंग की किस तरीके से इटालियन यूनिफिकेशन को वो कैरी आउट करेगा, क्या स्टेप उठाएगा। तो सबसे पहले जरूरी ये था कि रेवोल्यूशनरीज की एक फौज तैयार की जाए। ऐसा तो कोई यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं, रेवोल्यूशन कैरी आउट करना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि एक फौज तैयार की जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि यंग ग्रुप ऑफ पीपल तैयार किए, इसलिए उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, उसका नाम था यंग
लोगों के साथ ये इटालियन यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं। ये सारी प्रॉब्लम यूरोप की है। यूरोप में बहुत सारे लिबरल्स थे जो अपने अपने देश की आज़ादी चाहते थे, तो बहुत सारे यूरोपियंस यदि इसमें हेल्प करा सके तो इसीलिए जरूरी है कि यंग यूरोप नाम का एक और दल बनाया जाए। तो दो तरीके के दल बनाए गए, ठीक। यंग इटली, तो सर्दिनिया पिडमॉन्ट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड हेल्प टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स। तो मैंने बताया कि विक्टर इमैनुअल सेकंड ने हेल्प की यूनिफाई करने के लिए स्टेट्स, ठीक। इटली ऑफर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। चीफ मिनिस्टर कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यू। अब काउंट कैमिलो कैवर ने क्या रोल प्ले किया? काउंट कैमिलो कैवर एक बहुत बड़े डिप्लोमैट क्या होते हैं? बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति, और उन्होंने उनकी कह सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट, अपनी पॉलिसीज बहुत अच्छी चलाई। उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई और लोग इन रेवोल्यूशनरीज की हेल्प की कि बाद में वो स्ट्रैटेजीज इनके बहुत काम। काउंट कैमिलो कैवर, like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. सबसे बड़ी उनकी खासियत थी कि वो फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोलते थे, इटालियन से ज़्यादा अच्छी फ्रेंच बोलते थे। इसका उनका एडवांटेज ये मिलता था कि वो फ्रेंच फोर्सेस के साथ बहुत अच्छे से डील कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि फ्रेंच किंग्स थे, उन्होंने इटालियन लोगों की मदद की, उन्होंने कन्विंस कर लिया। काउंट कैमिलो कैवर ने फ्रेंच किंग्स को कन्विंस कर लिया और फ्रेंच आर्मीज इटालियन रेवोल्यूशनरीज की हेल्प, ठीक। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय देम। इंजीनियर्ड बाय देम मतलब ऐसा उन्होंने एक पुल बनाया एक तरीके से फ्रांस और इटालियन रेवोल्यूशनरीज के बीच में। उन्होंने पुल का निर्माण किया और दोनों एक साथ जब आ गए तो बाकी जो दूसरी डायनेस्टीज थी उनके लिए खतरा बन गया, क्योंकि अकेले रेवोल्यूशनरीज इतनी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज को चैलेंज नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके लिए जरूरी था कि कोई एक ऐसा पावरफुल कंट्री उनकी हेल्प करे। तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया काउंट कैमिलो कैवर। उन्होंने अपनी फ्रेंच स्पीकिंग कैपेबिलिटीज से इम्प्रेस कर लिया फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच किंग्स और फ्रेंच आर्मी को इम्प्रेस कर लिया और फ्रेंच आर्मीज ने इटालियन रेवोल्यूशनरीज का साथ दे दिया, जिसकी वजह से दूसरी डायनेस्टीज को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। इसीलिए वो सर्दिनिया पिडमॉन्ट की जो आर्मी थी उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया, क्योंकि फ्रेंच आर्मीज ने इटालियन आर्मीज की हेल्प कर दी और दोनों के जो कॉम्बिनेशन था आर्मीज का, उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को बहुत इजीली हरा दिया। ऑस्ट्रियन फोर्सेस कहाँ रूल करती थी? ये रूल करती थी नॉर्दर्न इटली। तो ऑस्ट्रियन फोर्सेस का हारने का मतलब क्या? नॉर्दर्न इटली आजाद हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस थी, ऑस्ट्रियन फोर्सेस हार गई। किससे हारी? कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इटली एंड फ्रांस, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इटली एंड। तो इन दोनों की कंबाइंड फोर्सेस से ऑस्ट्रियन फोर्सेस डिफीट हुई। एज अ रिजल्ट नॉर्दर्न इटली was liberated, okay, नॉर्दर्न इटली लिबरेटेड। देखिए, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ, पूरे इटली को यूनिफाई कर, ये तो बस एक शुरुआत थी। अब इसके बाद जो मेन रिवोल्यूशनरी जो थे गुज़ेप्पे गरिबाल्डी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। गुज़ेप्पे गरिबाल्डी ने क्या किया? गुज़ेप्पे गरिबाल्डी अपने अब सीधे साउथ इटली और टू सिसिलीज पे है। टू सिसिलीज, देखिए, सिसिली, नेपल्स, वेनेशिया, सिसिली टू है, दो स्टेट सिसिली, नेपल्स, वेनेशिया, लोम्बार्डी, साउथ इटली, नॉर्थ इटली। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेट्स इटली के, दो सिसिलीज के स्टेट्स थे, एक नेपल्स था, एक वेनेशिया था, एक लोम्बार्डी था, एक साउथ इटली था, एक नॉर्थ इटली। तो ये 7 स्टेट्स में से नॉर्थ इटली पहले ही आजाद करा दिया गया था। अब उनकी नजर क्या थी? साउथ और नेपल्स, साउथ इटली और नेपल्स, ये दो। अगर हम और सेंट्रल इटली भी, वेनेशिया आपका सेंट्रल इटली कह सकते हैं, ठीक है। तो अब साउथ इटली में मैंने बताया था किसका रोल था? स्पेन के किंग्स का रोल था। तो अब इनको किससे लड़ना था? स्पेन आर्मी से लड़ना था। तो उसके लिए जरूरी ये था कि गुज़ेप्पे गरिबाल्डी को कोई सपोर्ट करे।
सॉरी नॉट इटली, साउथ इटली पे स्पेन में। तो गुज़ेपे गरिबाल्डी ने कोशिश की कि कहीं किसी तरीके से वहाँ के लोकल लोगों का ही सपोर्ट लिया। तो वहाँ के जो साउथ इटली के पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे अपने किंग से। पीजेंट्स को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, तो पीजेंट्स का सपोर्ट लेने की गुज़ेपे गरिबाल्डी ने कोशिश की और पीजेंट्स का उसे सपोर्ट मिल गया। पीजेंट्स को उसने अपनी तरफ कर लिया और पीजेंट्स का सपोर्ट मिल गया तो उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक, द पीजेंट masses who had supported Garibaldi in the southern Italy had never heard of Italian, believed that La Italia was Victor Emmanuel। अब वहाँ पे उन्होंने गरिबाल्डी कोई भी रेवोल्यूशनरी किसी के लोगों का सपोर्ट लेने जाता तो कोई ना कोई नारा जरूर देता। तो अब किस चीज का नारा दिया गया? ला इटालिया एक नारा दिया गया। ला इटालिया का मतलब कि इटली के लिए लड़ो, इटली के लोगों इटली के लिए लड़ो, इटली की आज़ादी के लिए लड़ो। लेकिन पीजेंट क्योंकि अनपढ़ थे उनको ला इटालिया का मतलब नहीं समझ में नहीं आया। उनको लगा ला इटालिया जो है विक्टर एम्मानुएल की वाइफ है। ठीक है, तो उनको लगा कि चलो किसी औरत की आज़ादी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। किसी औरत को किसी ने बंधक बना रखा है, विक्टर एम्मानुएल हमारे किंग है, उनकी वाइफ को बंदी बना रखा है, तो उसको हमें आज़ाद करना है। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि साउथ इटली भी आज़ाद करा दिया गया गुज़ेपे गरिबाल्डी के द्वारा। फिर बाकी स्टेट्स को आज़ाद कराना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एज अ रिजल्ट 1861 में इटालियन यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और 1861 में इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद विक्टर एम्मानुएल सेकंड वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। विक्टर एम्मानुएल सेकंड। ठीक, देखिए in 1861 Victor Emmanuel was proclaimed as king of the United Kingdom। अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड जो मैप्स आपके बुक में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी, उसमें जो मैप्स दिए हुए हैं उसमें आप दो कंडीशंस देख सकते हैं कि यूनिफिकेशन से पहले इटालियन स्टेट्स की क्या स्थिति थी और यूनिफिकेशन के बाद इटालियन स्टेट्स की क्या स्थिति थी। तो वो मैप जरूर आप लोग स्टडी करें। अब हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन में क्या किया। देखिए ब्रिटेन में कोई आर्म रेवोल्यूशन नहीं हुआ। ब्रिटेन बाकी कंट्रीज में तो आर्म रेवोल्यूशन हुए, लेकिन ब्रिटेन में ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुआ। ब्लडलेस रेवोल्यूशन जिसको हम लोग हिंदी में रक्तहीन क्रांति कहते हैं। रक्तहीन क्रांति ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में जो भी यूनिफिकेशन हुआ वो पॉलिटिकल प्रोसेस से हुआ, किसी का रक्तपात नहीं हुआ। ठीक है, सब पॉलिटिकल प्रोसेस से सारी चीजें पॉसिबल हुई। In Britain, the formation of the nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. It was result of a long drawn out process. It was a result of a long drawn out political process. शांतिपूर्वक राजनीतिक तरीके से सारी चीजों को सॉल्व किया गया। सारा यूनिफिकेशन चुपचाप हो गया बिना कोई उन्माद। ठीक है। There was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as, देखिए जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन नाम का कोई कंट्री 18th सेंचुरी से पहले एग्जिस्ट नहीं करता। ब्रिटेन नाम का कोई राष्ट्र एग्जिस्ट नहीं करता था 18वीं शताब्दी से। उससे पहले अलग अलग एथनिक कल्चर्स के लोग वहाँ रहते थे, और वो एथनिक कल्चर्स क्या थे? अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग लोग रहते थे। कौन कौन सी थी वहाँ पर? ब्रिटिश या इंग्लिश भी कह सकते हैं आप, इंग्लिश, वेल्स, जो वेल्स के लोग थे उन्हें वेल्स कहते थे। स्कॉटिश, स्कॉटलैंड के लोग को स्कॉटिश कहा जाता था। ठीक, और आयरिश, आयरलैंड के लोगों को आयरिश कहा जाता है। और आपका जो यूनाइटेड किंगडम है वो इन्हीं चार कंट्रीज से मिलकर बना, इंग्लैंड,
स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये इन चार कंट्रीज का जो कोलैबोरेशन, इन चार कंट्रीज का जो मिक्सचर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटानिया हुकूमत या ब्रिटिश किंगडम। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब ये सारी कंट्रीज एक साथ ब्रिटेन इन्होंने बनाया कैसे? इसमें सबसे पावरफुल नेशन था इंग्लैंड। बाकी कंट्रीज बड़ी कमजोर थी, इनकी ना आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और बाकी कंट्रीज एक तरीके से कह सकते हैं इंग्लैंड के इन्फ्लुएंस में थी, और इन कंट्रीज को भी डिफेंड करने का अधिकार जो था इंग्लैंड के हाथ में था। तो इंग्लैंड, और उस समय इंग्लैंड एक इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में उभर रहा था, उसने पूरे देशों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इंडिया में भी उसने अपना एक पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर लिया, तो बाकी कंट्रीज में भी उसकी कॉलोनीज एस्टैब्लिश हो रही है। तो इंग्लैंड बहुत पावरफुल हो रहा था, इसकी वजह से वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड उसका विरोध नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब धीमे धीमे इंग्लैंड ने क्या किया, अपने टेरिटरीज के आसपास की जो कंट्रीज थी उसको अपने अधीन करके बहुत बड़ा राष्ट्र बनाने की सोची, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि किस तरीके से इन लोगों को अपने में मिलाया जाए। अब क्योंकि ये कंट्रीज बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, तो कुछ कंट्रीज ने चुपचाप इंग्लैंड में मिलना स्वीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्रीज थी, जिसमें से एक आयरलैंड थी। आयरलैंड ने इसका विरोध करने की कोशिश की, हालांकि तो विरोध बहुत समय तक चल नहीं पाया, लेकिन उसने विरोध करने की कोशिश जरूर की। तो अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने 1688, जिसको कहते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन, इसी साल हुआ 1688। ठीक है, इससे पहले जो रूलर्स रूल करते थे वो मोनार्क्स थे। 1215 में एक कानून पास किया गया था, उसको बोलते थे मैग्ना कार्टा। और इस कानून के साथ क्या हुआ था, इस कानून के साथ जो किंग्स की पावर थी उसको लिमिट कर दिया गया, और 1688 में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची, जिसको बोलते थे बिल ऑफ राइट्स। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता था, बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का विधेयक, बिल ऑफ राइट्स। ठीक, तो अब 1688 में बिल ऑफ राइट्स बन गया, तो उसके बाद अब धीमे धीमे इंग्लैंड ने दूसरी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने की मंशा। अब देखिए हुआ क्या था, इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री है। शॉर्ट हिस्ट्री क्या है कि चार्ल्स सेकंड नाम का एक रूलर इससे पहले रूल करता था यहाँ पे। चार्ल्स सेकंड, क्योंकि चार्ल्स सेकंड एक कैथोलिक था। आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में टू सेक्ट्स होते हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, दो तरीके के जातियां पाई जाती हैं क्रिश्चियनिटी। तो चार्ल्स सेकंड जो था वो एक कैथोलिक था, लेकिन उसकी जो बेटी थी उसका नाम था मैरी। उसने शादी कर ली थी हॉलैंड के एक प्रिंस से, इसका नाम था विलियम ऑरेंज। ठीक, लेकिन विलियम ऑरेंज क्या था, एक प्रोटेस्टेंट था, और लेकिन उसकी आर्मी बड़ी पावरफुल थी, और चार्ल्स सेकंड जो था वो विलियम ऑरेंज से डरता था। तो चार्ल्स सेकंड जब मैरी ने लव मैरिज कर ली इससे, विलियम ऑरेंज से, तो चार्ल्स सेकंड को भागना पड़ा गद्दी छोड़कर। तो चुपचाप बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई रक्तपात किए चार्ल्स सेकंड की गद्दी विलियम ऑरेंज को मिल गई, और विलियम ऑरेंज एक प्रोटेस्टेंट किंग इंग्लैंड का राजा बन गया, जहाँ पे मेन जो मेजर पॉपुलेशन थी वो क्या थी, कैथोलिक थी। अब यहाँ से डेमोग्राफी चेंज होने लगी है, और इंग्लैंड में अब क्या धीमे धीमे कैथोलिक्स कन्वर्ट होने लगे प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, The Catholics claims inhabited the Scottish Islands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. अब क्या हुआ, कैथोलिक्स बड़े कमजोर हो गए, और जब भी वो इंडिपेंडेंस की, अब स्कॉटलैंड में कैथोलिक्स ज्यादा थे, तो जब भी वो इंडिपेंडेंस की कोशिश करते थे तो इंग्लैंड की सरकार उन्हें सप्रेस कर देती थी, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स कभी भी कैथोलिक्स को ऊपर आने की मौका नहीं देते, और ना उनको लैंग्वेज बोलने देते थे। आपको मालूम है स्कॉटलैंड की अलग ड्रेस होती है, एक तरीके की आप फ्रॉक टाइप का ड्रेस आप लोगों ने देखा होगा, बैक पाइपर में जाते हैं स्कॉटलैंड के लोग पहनते हैं। तो जो उनकी और उनकी एक लैंग्वेज है गैलिक लैंग्वेज, वो लैंग्वेज उन्हें नहीं बोलने दी जाती थी, ना उन्हें अपनी ड्रेस कॉस्ट्यूम पहनने की जाती थी। तो आखिरकार आयरलैंड और को भी, आयरलैंड कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के इस लड़ाई, आयरलैंड में भी कैथोलिक्स बहुत थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स के आगे मस्तक हो गए, और 1798 में आखिरकार आयरलैंड को जबरदस्ती
मिला लिया गया ब्रिटेन। तो 1701 में क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन, उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये मिला लिए गए एक्ट ऑफ यूनियन में। और 1798 में आयरलैंड की जब हार हो गई तो 1801 में एक और एक्ट पास किया गया और उसमें आयरलैंड को भी जबरदस्ती ब्रिटेन में मिला लिया गया और एक ब्रिटेन राष्ट्र बन गया। और ब्रिटेन राष्ट्र का नया फ्लैग आ गया जिसको हम बोलते हैं यूनियन जैक, यहाँ पर लोगों ने देखा। और यहाँ पे लॉन्ग लिव द क्वीन एक यहाँ की नेशनल एंथम होगी, लॉन्ग लिव द क्वीन यहाँ की हेड थी, लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है, तो बाकी हम लोग जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर का जो भी रेस्ट मटेरियल रह गया है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।